नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नया साल आते ही बिहार सरकार के तमाम मंत्री और अधिकारी के जो प्रॉपर्टी रिटर्न होते हैं, उनके संपत्ति का वो घोषणा किया जाता है। एक वैधानिक प्रावधान है, उसके तहत सभी मंत्रियों ने किया और अखबारों में खूब उछला और मुख्यमंत्री के पूरे और उनके मंत्री परिषद के अन्य लोगों की खूब वाहवाही अखबारों में और मीडिया में इस तरह से गाया जा रहा है मानो कि अचानक से नीतीश जी के सभी मंत्री हरिश्चंद्र हो गए हैं और उनके पास तो कुछ है ही नहीं। कुछ किसी के यहाँ 50,000, किसी के यहाँ 1,00,000 रुपया कैश बताया जा रहा है। एक्चुअली हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। लेकिन उससे ज़्यादा दिलचस्प बात हुआ कि निगरानी विभाग ने और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने, इसके डीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरा आप देख लीजिए। इस साल 30 दिसंबर तक, कल तक हमने 122 एफआईआर दर्ज की। हमने अकेले इस साल 122 दर्ज किए, जो आप समझ सकते हैं पूरे 25 सालों के एवरेज के लगभग 1.25 गुना। 101 एफआईआर हमने रिश्वत मांगते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार करने वाले कांडों की दर्ज, और इन 101 मामलों में 37,80,300 रुपये हमने जब्त किए। राजस्व एवं भूमि सुधार में बगैर सत्यापन के दाखिल खारिज कर दिया गया, उसकी एफआईआर है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से जो बातें बताई गई है, पहला कि साहब पहले तो 72 ही केस होता था, 70-72 केस होता था। इस बार हम लोगों ने 122 मामले दर्ज एफआईआर किए हैं। मतलब ऐसे बताया जाए जैसे वाहवाही है। पहले इसको आप सुन लीजिए आंकड़ों को। और बताया कि साहब पिछले साल तो हम लोगों ने माने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। माने इस तरह से डीजी का जो भाषण है वो आप जब देखे तो आपने देखा होगा। कहा कि 2025 में निगरानी की उपलब्धियां बेहतरीन रही है। जहां पिछले 25 वर्षों में औसतन 72-73 एफआईआर होते थे, वो 2025 में हम लोगों ने 122 एफआईआर किए। और क्या कह रहे हैं कि 2026 में हम लोगों ने रखा है कि इसको 170-72 या इस तरह से कुछ हम लोग लक्ष्य रखे हैं एफआईआर करने का। इसके अलावा कह रहे हैं कि पिछले 25 वर्षों में ट्रैप के मामले वो मुश्किल से 47 एफआईआर होता था, जबकि इस बार हम लोग 1 शतक पार कर गए हैं। माने ये डीजी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन अधिकारियों के माइंडसेट को दर्शाता है। इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फिलहाल मैं 3 चीज कह सकता हूँ। पहला कि अगर मुख्यमंत्री का और बिहार सरकार का और ये जो निगरानी विभाग कथित रूप से भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाया गया है, ये पिछले 20 वर्षों से लगातार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, तो फिर 2025 में ये मामले बढ़ क्यों गए और लगातार बढ़ क्यों रहे? इसका तो मतलब ये है कि पिछले 20 वर्षों में जो काम आपने किया भ्रष्टाचार को रोकने का, संस्थागत तरीके अपनाए, वो फेल कर रहे हैं, क्योंकि आपके भ्रष्टाचार के मामले तो बढ़े हैं। आप ही का आंकड़ा बता रहा, गिरफ्तारी और ट्रैपिंग भी बता रहा है कि मेरा बढ़ गया है। माने ये ऐसे बता रहा है जैसे ही कोई उपलब्धि है। पहले तो इन लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए कि जब 20 साल आप जो काम किए तो इसका परिणाम ये है कि मामले बढ़ रहे हैं, तो आप खाक काम किए। इसका मतलब है कि आप पूरा फेलियर। आप कैसे फेलियर आया हुआ हम आपको भी बता देते। एक बार मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इनका है, फिर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट है। इन सबों के कन्विक्शन के आंकड़ों को मैंने एक बार आपको दिखाया था। उसको जब आप देखिएगा तो घनघोर निराशा होगी। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। विजिलेंस कितने गलत तरीके से कर्मियों को फंसाते हैं उसका आपको आज एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये स्वयं विजिलेंस के द्वारा 31/12/24 तक के जो आंकड़े दिए गए हैं, कितने लोग ट्रैप हुए, कितने लोगों पर मुकदमा चला, कितने लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और कितने लोगों का कन्विक्शन हुआ, इसका आंकड़ा आपको बता देते हैं। ये पूरे स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने कैलकुलेट किया, हो सकता है 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। कुल 4752 4752 मामले इस तरह के ट्रैप और
विजिलेंस ब्यूरो द्वारा, विजिलेंस ब्यूरो का है ये, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग या एसयूवी का नहीं है, विजिलेंस का है। इस 4752 में 337 मामले ऐसे थे जिसमें कोई साक्ष्य नहीं मिले, अपर्याप्त साक्ष्य मिले, इसलिए कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया, या पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण विजिलेंस ने उसको खत्म कर दिया। इसके देखने से बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये लगभग 7% है, यानी 7% ऐसे मामले थे जिसमें कोई एविडेंस नहीं मिल पाया, पर्याप्त एविडेंस नहीं था। मजेदार बात है कि इस पूरे 4752 में मात्र 63 लोगों का, जो काउंट मैंने किया है, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, 63 लोग का कन्विक्शन हुआ, सजा मिली, और यह प्रतिशत में होता है 1.33%। इन लोगों के अधिकांश मामले जब न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय बताता है कि साहब ये तो इस पर आरोप ही गठित नहीं होना चाहिए था, जो आप एविडेंस दे रहे हैं वो एविडेंस ही पर्याप्त नहीं है। और ऐसा इसलिए होता है कि ये लोग, इन सभी कोई जो डीजी साहब अभी भाषण दे रहे हैं, बेसिकली ये सब लोग एक ही होड़ में लगा हुआ है कि मुख्यमंत्री के पास मेरा चेहरा कैसे चमके। आप सोच लीजिए कि अगर कोई विभाग, खास करके पुलिस, टारगेट अचीव करने के लिए लोगों को पकड़े तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुश्किल से 100 में 2 से 3 मामले ही इनके कन्विक्शन लेवल तक आते हैं। उसका सीधा मतलब ये होता है कि एक तो इनका जो ट्रैपिंग होता है वो कॉन्कॉक्टेड होता है और किसी विशेष उद्देश्य से किया जाता है। कुछ लोग सही में भी मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं किसी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व लोगों के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन न्याय यह कहता है कि वो सबके साथ समान व्यवहार करे। आप जरा निगरानी के पूरे वेबसाइट को खंगाल के देखिए, इन लोगों ने, मैं अगर नीतीश कुमार के ही सरकार की बात करूं तो इन लोगों ने कितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड एबव या एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माने डायरेक्ट रिक्रूट आईएएस को कितना गिरफ्तार किया है पैसा लेते हुए। कितने इनके डीआईजी एसपी जो डायरेक्ट रिक्रूट हैं, आईजी डीआईजी एडीजी लेवल के लोग पैसा लेते हुए ट्रैप में पकड़ाए हैं। कितने जुडिशियरी के ऑफिसर्स को, चाहे वो लोअर कोर्ट के जज हों चाहे ऊपर के जज हों, कितनों को पकड़ा है। मंत्री रात दिन फील्ड में घूम करके तस्दीली कर रहा है, कैगो मंत्री कोई गिरफ्तार किए। विधायक का दैनिक भास्कर में निकला ही था, और ये कौन नहीं जानता है कि विधायक अपने फंड का, एमपी अपने फंड का 40-50% ले लेके बेचता है। तो कैगो विधायक एमपी इनसे पकड़ाया कोई। तो इसका 2 ही मतलब हो सकता है। पहला मतलब तो ये हो सकता है कि ये सारे लोग दूध के धुले हुए हैं। बिहार में सारे आईएएस एकदम ऑनेस्ट, सारे आईपीएस ऑनेस्ट, सारे जजेज ऑनेस्ट, सारे विधायक एमपी मंत्री एकदम ऑनेस्ट, दूध के धोए हुए। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि इनकी औकात नहीं, या इनको बोल दिया गया है कि उधर मत हाथ डालिए। मुझको उपेंद्र कुशवाहा की बात बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने एक बार कहा कि नीतीश जी को रेफर करते हुए कि जब आप खाना खाइएगा तो मक्खी लगेगा, तो मक्खी के डर से खाना मत छोड़िए, बाएं हाथ से मक्खी भगाइए और दाहिने हाथ से खाइए। तो ये वही हो रहा है। जिस राज्य और जिस देश की जनता इस बात को संज्ञान में या इस बात पर वोट देती हो कि उसके अकाउंट में 10,000 रुपया आ गया और 5 किलो अनाज आ गया, तो अब तो ये फॉर्मूला, अब तो ये मॉडल बिल्कुल टेस्ट हो गया कि साहब कुछ नहीं करना है, इन लोग को बेवकूफ बनाना है। इलेक्शन जब आएगा तो अभी 10,000 दिए, अगला बार 20,000 देंगे, कोनो बाबूजी के घर से तो देना नहीं है। तो ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं ना, ये सब मक्खी भगाने वाला काम है। इस मक्खी भगाने में सब लोग लगा हुआ है। पुलिस लगी रहेगी, निगरानी लगा रहेगा, मुख्य सचिव लगा रहेगा, जिला में कलेक्टर ड्रामा करते रहेगा, एसपी ड्रामा करते रहेगा। कभी कर्मचारी को धर लिया तो कभी जूनियर इंजीनियर को पकड़ लिया, तो कभी असिस्टेंट इंजीनियर को पकड़ लिया, कभी एक आध को डिप्टी कलेक्टर को पकड़ लिया, कभी डॉक्टर को पकड़ लिया। नहीं ठीक है, उसको पकड़िए। मैं सिंपल एक सवाल पूछता हूं कि अगर 20 साल से नीतीश कुमार का जीरो टॉलरेंस की नीति है तो ये आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं भाई? ये आंकड़े तो घटने चाहिए। इसका मतलब आप फेल कर रहे हैं। आप ही डीजी के ही भाषण को अगर एक्सप्लेन कर दीजिए, एनालाइज कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि लोग कितना मतलब
इसको कहिएगा कि ज्ञान की कमी है कि आपने ही कह रहा है कि भाई भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो आप कर क्या रहे हैं? अब विजिलेंस में कैसे काम होता है किसको नहीं पता है। एक पूरा नेक्सस एस्टैब्लिश हो गया है कमाने का। एक समय था कि विजिलेंस में पोस्टिंग के लिए लोग नहीं जाता था, अब तो कमाई वाला धंधा है। एक गैंग है जो फील्ड में डरा धमका के उगाही करता है, कर्मियों से, ठेकेदारों से, मुखिया, सरपंच, इस टाइप के लोगों से, अधिकारियों से। अगर वो नहीं आया उसके टर्म्स पर तो एक कंप्लेन दिया विजिलेंस में, विजिलेंस और उसमें किसी को इंक्वायरी मिल गई, उसके बाद वो डीलिंग स्टार्ट होता है। अगर वो सेट हो गया मामला तो ठीक है, नहीं सेट हुआ तो एक फर्जी प्री ट्रैप पोस्ट ट्रैप मेमोरेंडम तैयार होगा, फर्जी वेरिफिकेशन होगा, और जिसको पकड़ना है डिसाइड कर लेता, उसको जाएगा घर में पकड़ के हाथ में रंग करके किया है। तो जब कानूनी प्रक्रिया को आप गैर कानूनी बना दीजिएगा तो उसके परिणाम बड़े विस्फोटक। मेरे हाथ में ये सृजन घोटाला जो हुआ था उसका कागज है। आपको मालूम है कि भागलपुर में सृजन घोटाला हुआ था। आप जरा पता कर लीजिएगा, और ज़्यादा नहीं, अपने गूगल भी कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सृजन घोटाला जब हुआ था तो आनन फानन में 2 पुलिस अधिकारी को हवाई जहाज से भागलपुर भेजा गया। तो कौन थे वो? मैं नाम नहीं खोल रहा हूँ, आप पता कर लीजिएगा, गूगल में जाइएगा आपको पता कर जाएगा। जिन लोगों को भेजा गया वो सीधे उतरा हेलीपैड पर और आनन फानन में दौड़ते हुए सृजन ऑफिस गया। मनोरमा देवी का जो सृजन का कार्यालय था, जहां लगभग 10,000 करोड़ रुपए लूटे गए सरकारी। आनंद फानन में ये 2-3 पुलिस पदाधिकारी जिनको आका ने डिप्यूट किया था वहां गया, वो जांच करने के लिए नहीं, वहां से उन कागजातों को हटाया गया जिन कागजातों के आधार पर साहब लोग फंस सकते थे, आका फंस सकते थे। क्योंकि मनोरमा देवी की एक डायरी मिली थी और एक टैब मिला था, उसमें उन लोगों के नाम थे जिससे मनोरमा देवी का लेन देन होता था। वो डायरी गायब हो गई, वो टैब गायब हो गया और बहुत सारे महत्वपूर्ण सबूत को मिटा दिए गए, इस उद्देश्य से कि कहीं बॉस जो आका है वो फंस नहीं जाए। और यही लोग गए थे जांच करने। मैं नाम नहीं बता रहा हूं, आप गूगल करके पता कर लीजिएगा। इस सृजन घोटाले में जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट ऑडिट की है, ऑफ कोर्स सीबीआई की रिपोर्ट में ऑडिट की रिपोर्ट है, ऑडिट का रिपोर्ट लिमिटेड होता है। इनमें जिन जिन आईएएस अधिकारियों के नाम आए और कुछ बीएस अधिकारी स्टेट सर्विसेज का नाम आया और बाकी क्लर्क और दूसरे, तो बाकी लोग सब को जेल भेज दिया है। लेकिन जो आईएएस अधिकारी इसमें इन्वॉल्व था वो जेल नहीं गया, न सस्पेंड हुआ, न उस पर कोई कार्रवाई हुई। हम नाम नहीं खोल रहे हैं भैया। एक आईएएस अधिकारी जिस पर कई करोड़ रुपया सृजन को देने का आरोप साबित किया है महालेखाकार एजी ने, सीएजी ने, वो अधिकारी इस राज्य में एक महत्वपूर्ण जिले का कलेक्टर कई एक साल रहा, फिर डिवीजन का डिविजनल कमिश्नर रहा, और आज की तारीख में मुख्यमंत्री के चहेते अधिकारियों में उसका शुमार होता। मैं उसका भी नाम नहीं भी बताऊंगा, उसका नाम इसमें है लिखा हुआ। और ये सीएजी की रिपोर्ट आप उठा के देख लीजिएगा, ये मतलब 17-18 की रिपोर्ट में है। और इसका टाइटल क्या था वो हम बता देते हैं, रिपोर्ट ऑन इरेगुलरिटीज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्विंग सृजन। इस हेडिंग से सीएजी ने ऑडिट किया था। तो ये इन लोगों की सच्चाई है। इसलिए मैंने कहा था कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। अब जरा प्रशांत किशोर जी ने सबूतों के आधार पर जिन जिन मंत्रियों पर आरोप लगाए थे 100 करोड़ 200 400 करोड़ रुपया का, उन मंत्रियों ने जो अपना प्रॉपर्टी को डिक्लेयर किया है उसको निकाल के जरा पढ़ लीजिए, वो कहां से मिसमैच है। माने या तो ये सभी लोग सारे जनता को बेवकूफ समझते हैं, पूरा सिविल सोसाइटी को जाहिल समझते हैं, और पत्रकार भी आजकल ऐसा मान है, जो पत्रकार इसका इंटरव्यू ले लिया था उसको ये अकल नहीं हुआ कि पूछता कि भाई आप जो बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड हम तोड़ दिए एफआईआर का, तो इसका मतलब आप ही स्वीकार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। और कौन नहीं जान रहा है, पंचायत से लेकर के और सचिवालय तक
पंचायत से लेकर के विधानसभा तक, विधानसभा में अभी नियुक्ति हुई, पता कर लीजिए कि किसको किसको नियुक्ति हुआ, कितने कितने राजनीतिक परिवार के लोगों ने अपने अपने लोगों को नियुक्त किया, पता कर लीजिए ना। कोई आवाज उठाया? इसलिए नहीं उठाया कि मगही में कहावत है कि तोर बियाह में हम नटुआ, हमर बियाह में तू नटुआ। ये सब लोग मिलजुल करके, यहाँ कौटिल्य नगर कोऑपरेटिव है, वेटनरी कॉलेज और वेटनरी यूनिवर्सिटी हो गया, उसकी जमीन को सारे एमएलए, एमपी, विधायक, एमएलसी, इन सबों ने बांट चूट करके कोऑपरेटिव बना के अपना अपना घर बना लिया। उसमें और कई एक हाकिम लोग का भी है। किसी ने आवाज उठाई? क्यों नहीं उठाई? इसलिए कि जो आवाज उठाता उसको ये मिल गया। इसलिए मैंने कहा था कि नीतीश जी का वो कि बस मक्खी उड़ाइए और खाइए, तो ये सब मक्खी उड़ाने का प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन जिस राज्य की और जिस समाज की जनता को 10 किलो अनाज से मतलब हो, 10,000 रुपया में खुश हो, तो उसके सामने इन बातों को बोलना दीवार में सिर पटकने के जैसा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं समाज में, उनको लगता है कि इन बातों को उठाना चाहिए, और मुझे भी लगता है कि इन बातों को आपके सामने रखना चाहिए। तो अभी ये मेरी पहली कड़ी है, फिर हम देखते हैं, उचित समय आएगा तो हम बता देंगे कि सृजन घोटाले में जो सीएजी ने ऑडिट किया है, इस सीएजी में किन किन आईएएस अधिकारियों के नाम आए थे, और बेसिकली किंगपिन कौन था, किसके हस्ताक्षर के बाद, कौन था वो भागलपुर का डीएम जिसके हस्ताक्षर के बाद, आदेश के बाद फाइल पर जो उसने दिया था, ये सृजन घोटाले की शुरुआत हुई। किसी पर कुछ नहीं हुआ। सृजन घोटाले के पैसे भागलपुर के चौक चौराहे गलियों पर चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि किसने पैसा लूटा, किसी को कुछ नहीं हुआ। कई लोग एमपी हो गए, कई लोग मिनिस्टर हो गए, कई लोग मिनिस्टर थे, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग मरने के कगार पर है, किसी को कुछ नहीं हुआ। वो नाजिर को गिरफ्तार कर लिया, वो डीडब्ल्यू को गिरफ्तार कर लिया, वो उस समय का स्टेट सर्विसेज का डीडीसी था, उसको गिरफ्तार कर लिया। इसी टाइप से 2-4-5 को गिरफ्तार किया, कुछ मर गया, कुछ जिंदा है, कुछ मरने के कगार पर, कहानी खत्म। 10,000 करोड़ रुपए का। अब जो लोग, मैं किसी भ्रष्टाचार को जस्टिफाई नहीं कर रहा, पशुपालन घोटाला, फॉर्डर स्कैम 950 करोड़ रुपए का था, और आज भी मीडिया और आज भी जो पढ़े लिखे पत्रकार दिल्ली में बैठ करके चारा चोर बोलते हैं, लेकिन कोई सृजन चोर का नाम नहीं देता है, जबकि पता 10,000 करोड़ रुपए का ये स्कैम था, और लगभग वही मॉडस ऑपरेंडाई, बेजोड़ मॉडस ऑपरेंडाई था। चेक कटता था, सृजन में चला जाता था, जो ऑफिस निकालता था तो उतना ही पैसा बैंक में दिया जाता था, उस पैसा से मनोरमा देवी और उनकी पुतहू, उनका बेटा, सबको राज कराता था। कितने आईएएस, कितने पॉलिटिशियन, कितने पुलिस वाले राज किए। और राज का मतलब अलग अलग राज, पैसा का भी राज और बाकी सब राज जो आप समझ रहे हैं, हम पोल नहीं खोलेंगे। तो ये है विजिलेंस की सच्चाई। तो यहाँ पर विजिलेंस इकोनॉमिक ऑफेंस स्पेशल विजिलेंस यूनिट, ये वो पंखा है जो मक्खी उड़ाता है ताकि साहब लोग खाते रहें। तो ठीक है भाई, जब जनता ही तैयार है उसको खाने देने के लिए, तो हम कौन होते हैं आपके बीच में आने वाले। इसलिए हमको विदा दीजिए। नमस्कार।